हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ा। फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन और फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती है, सारी चीज़ों को हमने बड़े डिटेल से स्टडी करा है। अब फाइनाइट वर्ब के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा, इसलिए हम फाइनाइट वर्ब को एक साइड रखते हैं। अब दोस्तों नंबर 2 पे पढ़ते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। दोस्तों, हमने नॉन फाइनाइट वर्ब की भी परिभाषा पिछले वीडियो में कवर किया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे प्रकाश डालते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। एक ऐसी वर्ब जो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के हिसाब से या टेंस के हिसाब से, पर्सन्स या नंबर्स के हिसाब से अपना रूप नहीं बदलती है, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। दोस्तों, जबकि फाइनाइट वर्ब इसके अपोजिट होती है, वह नंबर्स और टेंस के हिसाब से अपना रूप बदल लेती है। ये परिभाषा पिछली वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो गया था, फिर भी दोबारा हमने इस परिभाषा को यहाँ पे रिपीट कर दिया है। दोस्तों, अब पढ़ते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है कि नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला होती है इन्फिनेटिव, दूसरा होती है जेरेंड और तीसरा होती है पार्टिसिपल। दोस्तों, अब हम तीनों के बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे ताकि इन तीनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि कौन सी नाउन वाक्य में जेरेंड है, पार्टिसिपल है या इन्फिनेटिव है। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कि इन्फिनेटिव क्या होती है। दोस्तों, इन्फिनेटिव एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। दोस्तों, हम इन्फिनेटिव को वर्बल नाउन भी बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्फिनेटिव किसी भी वाक्य में एज ए नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में काम करती है। किसी भी सेंटेंस में नाउन जो भी फंक्शन परफॉर्म करती है, बिल्कुल सेम फंक्शन इन्फिनेटिव भी करती है, इसलिए हम इन्फिनेटिव को वर्बल नाउन बोलते हैं। यानी कि दोस्तों, हम कह सकते हैं कि नाउन किसी भी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट एंड एज ए ऑब्जेक्ट काम करती है। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से वर्बल नाउन यानी इन्फिनेटिव भी एज ए सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में काम करती है। दोस्तों, हम इन्फिनेटिव को टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके बनाते हैं, यानी कि अगर वर्ब में यस या ईएस जोड़ दिया जाए तो वह वर्ब इन्फिनेटिव नहीं कहलाएगी। यानी कि दोस्तों, इन्फिनेटिव हमेशा अपने बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म में आती है, उसमें यस या ईएस नहीं लगाना पड़ता है। अगर उस वर्ब में आप यस या ईएस लगा देते हैं तो वह वर्ब बदल जाती है और वह इन्फिनेटिव नहीं होती है। आइए दोस्तों, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि इन्फिनेटिव क्या होती है। एग्जाम्पल है टू वॉक इज यूजफुल टू हेल्थ। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि इन्फिनेटिव क्या होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी ये जो बेस फॉर्म है वर्ब का वॉक, इससे पहले टू आया है तो इसमें टू वॉक क्या हो गया, आपका इन्फिनेटिव हो गया। आगे सेंटेंस क्या लिखा गया, इज यूजफुल टू हेल्थ, यानी टहलना जो है स्वास्थ्य के लिए यूजफुल है। अब दोस्तों, इसमें वॉक शब्द क्या है, एज ए नाउन यूज हुआ है। ठीक है, एज ए नाउन क्यों यूज हुआ है, क्योंकि नाउन के बाद यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब इज लगी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे टू वॉक शब्द आपका एक इन्फिनेटिव है, लेकिन यूज कैसे हुआ है, एज ए नाउन यूज हुआ है। दोस्तों, एक और एग्जांपल है, आई वांट टू राइट अ लेटर। ठीक है, अब इसमें आई वांट, इसमें जो है मेन वर्ब क्या है, वांट है, उसके बाद एक और वर्ब आ गई यहाँ पे। ठीक है, ये वर्ब जो है आपकी राइट, राइट से पहले यानी राइट जो अपने बेस फॉर्म में है यानी फर्स्ट फॉर्म में है, उससे पहले टू लगा हुआ है, यानी टू राइट आपका क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आया हुआ है। यानी इसमें जो है राइट शब्द कैसे यूज हुआ है, एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में, ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो है टू वॉक एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ था। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इन्फिनेटिव किसी भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट के रूप में आती है या तो ऑब्जेक्ट के रूप में आती है। यहाँ पे जो है टू वॉक एज ए सब्जेक्ट आया है और यहाँ पे टू राइट एज ए ऑब्जेक्ट आया है। अब आपको दोस्तों इन्फिनेटिव बिल्कुल क्लियर हो गया कि इन्फिनेटिव क्या होती है। इन्फिनेटिव एक वर्बल नाउन होती है जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने से बनती है, या एज ए सब्जेक्ट काम करती है, एज ए ऑब्जेक्ट काम करती है, यह नाउन के रूप में काम करती है, एडजेक्टिव के रूप में काम करती है, या एडवर्ब के रूप में काम करती है। एक कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं कि इन्फिनेटिव कितने प्रकार की होती है। आइए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं कि इन्फिनेटिव कितने प्रकार की होती है।
इन्फिनेटिव दोस्तों मेनली दो प्रकार की होती है, पहला होती है टू इन्फिनेटिव और दूसरी होती है बेयर इन्फिनेटिव। अब दोस्तों टू इन्फिनेटिव क्या होती है कि जो इन्फिनेटिव टू के साथ आती है वह टू इन्फिनेटिव कहलाती है, और बेयर इन्फिनेटिव क्या होती है, जो इन्फिनेटिव बिना टू के आती है वह बेयर इन्फिनेटिव कहलाती है। इनके नाम से बिल्कुल क्लियर है। आइए दोस्तों इनको हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं तो ज़्यादा हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि टू इन्फिनेटिव क्या है और बेयर इन्फिनेटिव क्या है। दोस्तों पहला एग्जाम्पल है टू लर्न इंग्लिश इज नेसेसरी। ठीक है, अंग्रेजी पढ़ना आवश्यक है। अब दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि लर्न शब्द एक वर्ब है, उससे पहले टू आया है तो ये आपकी क्या हो गई, टू इन्फिनेटिव हो गई। अब दोस्तों जो है दूसरा एग्जाम्पल बेयर इन्फिनेटिव का भी साथ साथ ले लेते हैं। दोस्तों बेयर इन्फिनेटिव का भी एग्जाम्पल साथ में ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है लेट मी डू दिस वर्क। ठीक है, अब इसमें क्या है दोस्तों, इसमें जो है आपका लेट एक वर्ब हो गई। ठीक है, यहाँ पे डू जो है आपकी दूसरी वर्ब हो गई। अब इसमें देखो टू नहीं लगा हुआ है, इसमें टू लगना चाहिए लेकिन टू नहीं लगा हुआ है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे ये डू शब्द आपकी क्या हो गई, बेयर इन्फिनेटिव हो गई। कहने का मतलब दोस्तों जो इन्फिनेटिव वर्ब से पहले टू नहीं लगाती है वह बेयर इन्फिनेटिव, और जो इन्फिनेटिव वर्ब से पहले टू लगाती है वह आपकी टू इन्फिनेटिव कहलाती है। बिल्कुल नाम से क्लियर है। दोस्तों मैंने यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव के कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं। जैसे मान लो पहला एग्जाम्पल लेट मी डू दिस वर्क, और दूसरा है लेट मी कम इन, और तीसरा है ही मेड मी लव। अब इन तीनों में देखोगे डू के पहले टू नहीं आया है, कम के पहले भी टू नहीं आया है, और लव के पहले भी टू नहीं आया है। अब टू नहीं आया है जिसकी वजह से यह बेयर इन्फिनेटिव कहलाएगा। और टू इन्फिनेटिव क्या होती है कि वर्ब से पहले टू आता है, जैसे इसमें लर्न से पहले टू आया है और इसमें ड्रिंक से पहले टू आया है, इसलिए यह टू इन्फिनेटिव है। यानी कि दोस्तों अब आपको इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि इन्फिनेटिव क्या होती है, कि इसके यूजेस कैसे होते हैं और इन्फिनेटिव कितने प्रकार की होती है। सारा मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया। दोस्तों नॉन फाइनाइट वर्ब में दूसरे नंबर पे आती है जेरेंड। जेरेंड किसे कहते हैं दोस्तों, जेरेंड भी बिल्कुल इन्फिनेटिव की तरह ही काम करती है, या भी नाउन के रूप में ही काम करती है, इसलिए इसको भी वर्बल नाउन बोलते हैं। वर्बल नाउन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह भी एक वर्ब है लेकिन एक्ट कैसे करती है, एज ए नाउन। दोस्तों आपने इन्फिनेटिव में पढ़ा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से वह वर्ब इन्फिनेटिव बन जाती है, जबकि जेरेंड जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। आइए एग्जाम्पल के जरिए जेरेंड को समझते हैं। जेरेंड भी नाउन की तरह काम करता है। दोस्तों एग्जाम्पल है, जैसे आइए दोस्तों हम एग्जाम्पल के जरिए जेरेंड को समझते हैं कि जेरेंड क्या होता है। जैसा कि जेरेंड का नियम होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से आपकी वर्ब आपकी जेरेंड बन जाती है और वह नाउन के रूप में काम करती है। जैसे पहला एग्जांपल है दोस्तों स्विमिंग इज एन आर्ट, यानी तैरना एक कला है। अब इसमें तैरना शब्द जो स्विमिंग है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें जो आईएनजी शब्द लगा है यह किसके रूप में काम कर रही है, स्विमिंग एज ए नाउन काम कर रही है, इसलिए स्विमिंग शब्द आपका क्या हो गया, जेरेंड हो गया। अब जो है कैसे पता करोगे कि नाउन के रूप में स्विमिंग काम कर रही है, क्योंकि किसी भी नाउन के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आती है। इसमें इज शब्द क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हम स्विमिंग को नाउन कह सकते हैं। स्विमिंग शब्द क्या आपका एक जेरेंड है। दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल है आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। अब इस एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे कि प्लेइंग शब्द जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, जबकि दोस्तों यहाँ पे एक और वर्ब लाइक लिखा हुआ है। लाइक जो है एक मेन वर्ब है, उसके बाद एक और वर्ब आ रही है जिसमें आईएनजी लगा हुआ है, इसलिए आईएनजी लगने के कारण यह वर्ब जो है यह वर्ब नहीं है बल्कि एज ए जेरेंड यूज हुई है, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का मतलब यह एक नाउन है, नाउन की यह विशेषता बतला रहा है, इसलिए प्लेइंग शब्द आपकी क्या है, एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। दोस्तों इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि आई लाइक प्लेइंग में क्रिकेट शब्द एक आपका नाउन है और नाउन से पहले आपका प्लेइंग शब्द आया, यह कोई वर्ब नहीं है क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है। क्रिकेट का खेलना एक प्रकार से क्रिकेट की यह विशेषता बतला रहा है, इसलिए प्लेइंग शब्द यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लेइंग शब्द नाउन ना होकर के एज ए जेरेंड यूज हुआ है। दोस्तों इन्फिनेटिव और जेरेंड में ज़्यादा अंतर नहीं होता। इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, जबकि जेरेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। दोनों जो है नाउन के रूप में, एडवर्ब के रूप में या एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं। दोनों का कंसेप्ट बिल्कुल एक जैसे ही होता है। आपको एग्जाम्पल के जरिए हमने दोनों के बारे में समझा दिया है। अब जेरेंड और इन्फिनेटिव में कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। दोस्तों नॉन फाइनाइट वर्ब में तीसरे नंबर पे आता है पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल क्या होता है,
पार्टिसिपल जो है नाउन के रूप में काम नहीं करती है, यह एडजेक्टिव के रूप में काम करती है, इसलिए इसको वर्बल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। क्योंकि यह वर्ब होते हुए एडजेक्टिव के रूप में काम करती है, इसलिए इसको वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं। इसमें यानी पार्टिसिपल में वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का गुण पाया जाता है। दोस्तों, किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से पार्टिसिपल बनता है, या ईडी लगाने से वह वर्ब पार्टिसिपल बन जाती है, या हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से भी वह वर्ब पार्टिसिपल बन जाती है। आइए दोस्तों, हम पार्टिसिपल को एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है, आई सॉ ए मैन क्रॉसिंग द रोड। दोस्तों, इस वाक्य में सॉ शब्द आपका मेन वर्ब है और अ मैन ए आपकी नाउन है, जबकि क्रॉसिंग शब्द एक वर्ब होते हुए इसमें आईएनजी लगा हुआ है, तो यह वर्ब का काम नहीं कर रही, क्योंकि वर्ब का काम ऑलरेडी यहाँ पे सॉ कर रही है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो है रोड को पार करना एक प्रकार का विशेषण है, इसलिए क्रॉसिंग शब्द जो है आईएनजी लगने की वजह से आपका पार्टिसिपल होगा। काम किसका कर रही है? एडजेक्टिव का काम कर रही है, इसलिए क्रॉसिंग शब्द वर्ब होते हुए या क्या है? पार्टिसिपल है। दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख दिया, आई फाउंड अ लॉस्ट पर्स। अब इसमें फाउंड शब्द आपकी मेन वर्ब हो गई, यानी वर्ब अपना पूरा काम कर रही है। दोस्तों, यहाँ पे एक और वर्ब आ गई जिसमें लूज का थर्ड फॉर्म लॉस्ट होता है। ये लॉस्ट शब्द आपकी वर्ब है। यहाँ पे पर्स का खोना एक प्रकार का एडजेक्टिव है, यानी ये जो लॉस्ट शब्द है ना, एडजेक्टिव का काम कर रही है, इसलिए आपका ये पार्टिसिपल है, यह वर्ब नहीं है बल्कि पार्टिसिपल है। अब दोस्तों, एग्जाम्पल के जरिए आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टिसिपल क्या होती है। पार्टिसिपल के बारे में आपको मैंने परिभाषा में बताया कि पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनती है, या ईडी लगाने से बनती है, या हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से भी कोई भी वर्ब पार्टिसिपल बनती है। अब आपको एग्जांपल के जरिए मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया कि पार्टिसिपल एज ए एडजेक्टिव के रूप में काम करती है या नाउन के रूप में काम नहीं करती है, इसको इसलिए वर्बल एडजेक्टिव बोला जाता है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं कि पार्टिसिपल कितने प्रकार की होती है। पार्टिसिपल 3 प्रकार की होती है। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल में कोई भी काम जारी रहता है, जबकि पास्ट पार्टिसिपल में काम समाप्त हो चुका होता है। और दोस्तों, परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि एक काम समाप्त होता है, उसके बाद तुरंत जो है दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है। आइए दोस्तों, इन तीनों को एग्जाम्पल के जरिए हम इनके बीच में अंतर समझते हैं कि इन तीनों के बीच में क्या अंतर है। दोस्तों, एग्जाम्पल समझने से पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की स्ट्रक्चर क्या होती है, पास्ट की क्या स्ट्रक्चर होती है और परफेक्ट पार्टिसिपल की क्या स्ट्रक्चर होती है। जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, और पास्ट पार्टिसिपल जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से पास्ट पार्टिसिपल बनता है, और हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। आइए एग्जांपल के लिए इसको समझते हैं। पहला एग्जांपल है प्रेजेंट पार्टिसिपल में कि आई सॉ ए मैन क्रॉसिंग द रोड। मैंने एक आदमी को रोड को क्रॉस करते हुए देखा, यानी कि दोस्तों आदमी रोड को पार कर रहा है, लेकिन वह पार करने का काम समाप्त नहीं हुआ है, इसी बीच में आपने उसको देखा, इसलिए यह जो काम इनकम्प्लीट है। यहाँ पे क्रॉसिंग शब्द आपका क्या है? एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, इसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, इसलिए यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, सी आस्क्ड स्माइलिंग, उसने मुस्कुराते हुए पूछा, यानी दोस्तों इसमें भी मुस्कुराने का काम समाप्त नहीं हुआ है, इसमें मुस्कुराते हुए पूछा, यानी काम जारी है, उसने पूछा, इसलिए इसमें स्माइलिंग में जो है आईएनजी लगा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इसलिए स्माइलिंग शब्द भी आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दोस्तों, आइए देखते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल का क्या एग्जाम्पल है। इसमें पहला एग्जाम्पल है वेयर इज ब्रोकन टॉय, यानी दोस्तों कि टूटा हुआ खिलौना कहाँ पे है। ब्रोकन शब्द आपका यह इंडिकेट कर रहा है कि काम कंप्लीट हो चुका है, यानी टूटने का काम जो है कंप्लीट हो चुका है, और इसमें जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, और यह ब्रोकन शब्द क्या है? टॉय से पहले आया हुआ है, और यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए ब्रोकन शब्द इसमें क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। दोस्तों, दूसरा एग्जांपल है आई सा ए लैडन ट्रक, यानी लदा हुआ ट्रक देखा। इसमें लैडन शब्द आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यह जो ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए दोस्तों लैडन शब्द भी आपका पास्ट पार्टिसिपल है। दोस्तों, अब तीसरे नंबर पे है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल की स्ट्रक्चर क्या होती है? हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसमें एक काम समाप्त होता है और दूसरा काम शुरू हो जाता है। जैसे एग्जांपल है हैविंग गॉन टू मार्केट आई बॉट ए पेन, यानी बाजार जाकर मैंने एक कलम खरीदी, यानी बाजार पहुंच गया, एक काम कंप्लीट हो गया, तब जाकर के उसने दूसरा काम किया, यानी कलम को खरीदा, दूसरा काम हुआ। इसलिए दोस्तों इसमें हैविंग गोन जो ये शब्द है ना, हैविंग गोन आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है। जैसा कि आपको हमने इसकी परिभाषा के जरिए आपको बताया था कि परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और इसमें एक काम समाप्त होता है,
तभी दूसरा काम शुरू हो जाता है। दोस्तों अब आपको पार्टिसिपल को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दोस्तों अब हमने नॉन फाइनाइट वर्ब को भी एग्जांपल के जरिए अच्छी तरीके से समझ लिया कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, उनको भी हमने एग्जाम्पल के जरिए कवर कर लिया। अब आपको नॉन फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब के बारे में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को बहुत बेहतरीन ढंग से एग्जाम्पल के जरिए समझा है। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए ज़्यादा एग्जाम्पल हम यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। आगे इन टॉपिक के ऊपर पे एक्सरसाइज का चैप्टर आएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।